यहां तक पढ़े थे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। आपको वायुमंडल का जो गैस है उसको द्रव में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? द्रव में। तो आपको द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई मेथड, विधि बताना है कि क्या। आपको पता होना चाहिए कि पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन की दो विधियां हैं। क्या क्या? ताप में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करके और दाब में परिवर्तन करके। अब पदार्थ की अवस्था में क्या कर सकते हैं आप? परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन गैस को द्रव में बदलना है, तब कैसे ये बदलेगा? क्या करना पड़ेगा? गर्म करेंगे कि दाब बढ़ाएंगे? गर्म करेंगे तो और उड़ जाएगा वो। गर्म करेंगे तो और उड़ जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं कि गरम गरम खाने की गंध दूर से ही आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। तो गैस जब गर्म अवस्था में रहता है तो और उड़ता है ना। तो यानी कि ताप से तो नहीं हो पाएगा, किससे होगा? दाब से। यानी कि दाब बढ़ा करके हम कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है, अतः वायुमंडलीय गैस का दाब बढ़ाकर और ताप को घटाकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। घरे एलपीजी आता होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर रखा होगा, गैस जिससे खाना बनता होगा, एलपीजी होता है वो। एलपीजी, एल का मतलब लिक्विड, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है इसको। लिक्विड क्यों बोला जाता है इसको? उसको उतना मोटा सिलेंडर में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वो अगर मूल अवस्था में रहेगा ना तो इतना ज्यादा ये पूरा घरों में नहीं आएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं हम? कि अगर उसको मूल अवस्था में लाया जाए घरों में नहीं आएगा। अरे वो देखे होंगे रुआ हुआ होता है, रुआ हुआ, उसको खींच दीजिए ऐसे ऐसे तो पूरा फैल जाएगा वो। लेकिन अब खरीदने जाइएगा तो उसको देखे होंगे कागज वगज में बंद करके दबा के दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? वो उसको मूल अवस्था में लाइएगा तो इतना बड़ा टोकरी बन जाएगा वो। उसको क्या किया जाता है? प्रेशर करके छोटा कर दिया जाता है। ऐसे ही गैसवा किया जाता है। तो लिक्विड नहीं रहता है वो, एक्चुअल में रहता कौन चीज है? वो गैस। उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो बेचारा पानी की तरह बन जाता है। अब पानी की तरह फिर सिलेंडर में भर करके अब मजबूत भाल्व से उसको बंद किया जाता है। लेकिन अब खोलिएगा तो देखिएगा गैस की तरह निकलेगा वो। और रहता किसकी तरह है? वो लिक्विड की तरह, पानी की तरह रहता है हल्का सा। तो वहां पे क्या किया गया है? प्रेशर दिया गया है, यानी कि दाब बढ़ाया गया है। तो अगर हमें गैस को द्रव में बदलना हो तो क्या करना होगा? हमें दाब को बढ़ाना होगा और ताप को घटाना होगा। यानी कि चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन लगा किया जा सकता है, अतः वायुमंडलीय गैस का दाब बढ़ाकर और ताप को घटाकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। बोलिए। चूंकि हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन लाकर किया जा सकता है, अतः वायुमंडलीय गैस का दाब बढ़ाकर और ताप को घटाकर द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए बताइए कैसे किया जाएगा? अगर गैस को द्रव में बदलना होगा तो दाब को बढ़ाएंगे और ताप को, अरे बोलो, समझ में आ जाएगा ना? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? गर्मियों में हमें किस प्रकार के, ये प्रश्न को आया था, गर्मियों में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि गर्मियों में हमें किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। आप देखे होंगे छाता, छाता, छाता देखे हैं? छाता नहीं देखे हैं? अब तो वो फैशन, छाता का रंग कैसा एक्चुअल में होता है? काला।
काला होता है, बड़ा सा छाता आता था इसे डंडी वाला, वो तो फैशन के दौर में रंग बिरंगा छाता आ गया। लड़कवा तो नहीं, लड़कियां सब रंग बिरंग के खरीदबे करेगी, ओकरा गर्मी से ना मतलब है, ओकरा रंग बिरंग से मतलब है, लेके चलेंगे छाता इसे। हाँ, अरे मूर्ख, गर्मी में छाता का रंग एक्चुअल में काला ही होना चाहिए। रंग बिरंग में ताप नहीं रुकेगा, ताप क्या करेगा, नहीं रुकेगा। रंग बिरंग का छाता रहेगा ना, काला रंग जो होता है ना ताप को भगाता है, खींच के रखता है अपने पास और उसको वापस कर देता है, एक लेयर बनाता है, ज्यादा गर्मी लगेगा आपको काला कपड़ा में यहाँ पे। लेकिन नहीं, वो तो गड़बड़ है वहां पे। देखो चलो छोड़ो उसको। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़ा पहनना चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती, सफेद, हल्के रंग का कपड़ा पहनना, सूती और व्हाइट सबसे बढ़िया है, व्हाइट ज्यादा सबसे बढ़िया, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना अधिक सोखता है, सफेद या हल्का रंग का कपड़ा उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। अगर सफेद रहेगा उष्मा आएगा तुरंत उसको क्या कर देगा, वहां पे से वापस कर देगा। परावर्तक का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे आया और ऐसे ही क्या हुआ, चला गया, और हमें ठंडा महसूस होता है। तो गर्मियों में हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए बताइए? सूती, सफेद या हल्के रंग का, कॉटन का, सूती का पहनना चाहिए। सूती क्यों पहनना चाहिए? सूती पसीना सूखता है, पसीना सूखने के बाद पसीना का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के लिए उष्मा कहां से लेता है? शरीर उष्मा का त्याग करता है, ठंडा लगने लगता है, आराम मिलता है, तो इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। और रंग कैसा होना चाहिए उसका? सफेद या हल्के रंग का, सफेद या हल्के रंग का। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो लिखो, बोलो, गर्मियों में हमें सूती और सफेद या हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना अधिक सोखता है और सफेद या हल्के रंग का कपड़ा उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, जिससे हमें ठंडा महसूस करते हैं, जिससे हम ठंडा महसूस करते। तो गर्मी में किस बार दो क्वेश्चन पढ़े हम लोग अभी कि गैसों को द्रव में बदलने का कोई विधि बताइए। तो गैसों को द्रव में बदलने की क्या विधि है? दाब को बढ़ाएंगे और ताप को। गर्मी में कैसा कपड़ा पहनेंगे? सूती, हल्का, सफेद या हल्के रंग का। सूती क्यों पहनेंगे? क्योंकि सूती ज्यादा पसीना को क्या करता है? सोखता है। और सफेद या हल्के रंग का जो कपड़ा है उष्मा का क्या होता है? परावर्तक होता है। क्या होता है? परावर्तक होता है। अगला प्रश्न, तेज हवा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? होता है नहीं सर? तेज हवा में आप जाके कपड़ा पसारिए, फट फट सूखेगा। कैसे सूखेगा? काहे सूखता है? सब खेल वाष्पीकरण का है। सब खेल किसका है? वाष्पीकरण का। तेज हवा बहेगा तो इसका मतलब एक जगह का हवा दूसरी जगह तुरंत जाएगा। बहने का मतलब क्या है कि एक जगह हवा हो चला गया, दूसरा हवा यहाँ पे आ गया। पानी बहता है तो क्या होता है कि यहाँ का पानी यहाँ चला गया और वहां का पानी ऐसे चलता रहता है। चलने का मतलब यही होता है ना कि हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक जगह रुक नहीं रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि तेज हवा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? अब देखे होंगे गर्मी के दिन में लू बहता है, ले जाकर आदमी कपड़ा जैसे ही पसार के आता है तुरंत सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तेज हवा में नमी की जो मात्रा होती है कम होती है। नमी का मतलब गीलापन। पूरा जो शुष्क रहता है, पूरा वातावरण क्या रहता है? शुष्क मतलब होता है सूखा रहता है। कपड़ा पसारते हैं, शुष्क रहने के कारण कपड़ा का जो पानी है वो जल्दी जल्दी क्या कर लेता है? खींच लेता है। और खींचने के कारण कपड़े जो होते हैं क्या करते हैं? जल्दी सूख जाते हैं। देखो, हवा में जितना नमी रहे, कपड़े कम रहे, उतने ही तेजी से सूखते हैं। तो हम बतेबे किए कि तेज हवा में नमी की मात्रा जो होती है क्या होती है? नमी का मतलब क्या हुआ? नम,
नम का मतलब क्या हुआ? आपको नम का एकदम सबसे बढ़िया एग्जांपल, ब्रेड आता है, एक गीला वाला, एक सूखा वाला। तो सूखा वाले को शुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूखा ही लेना, उसको तोड़िएगा तो एकदम उड़ता है। लेकिन गीला वाला देखे होंगे, पानी भी नहीं है उसमें, ऐसा नहीं कि पानी चूरा उसमें से। अब बोलिएगा कि सूखा वाला को तो गीला बना ही सकते हैं, वो अलग प्रकार का गीला बनेगा। लेकिन गीला वाला जो मिलता है ब्रेड, वो अलग गीला है, वो खाइएगा तो एकदम आराम से खा सकते हैं उसको। और वो पानी में डुबाइएगा, चाय में डुबाइएगा तो बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता है, वो नहीं करता है? फिर खाए हो ना? तो समझ में आ गया ना गीला और नमी क्या है? तो जो ब्रेड है ना वो गीला वाला, वो नमी की मात्रा ज्यादा है, नमी की मात्रा ज्यादा है। तो जितना नमी कम रहेगा, कपड़े उतने ही क्या करते हैं, तेजी से सूखते हैं। तेज हवा में नमी की मात्रा क्या रहती है? कम रहती है। तेज हवा में नमी की मात्रा कम रहती है, इसीलिए तेज हवा में कपड़े, गीले कपड़े क्या करते हैं, जल्दी। रीजन समझ में आ गया क्या होता है? तेज हवा में नमी की मात्रा कम, यानी कि हवा शुष्क रहता है। हवा शुष्क तो जल्दी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? अरे बोला, बोलो। हवा में जितना नमी कम रहे, कपड़े उतने ही तेजी से सूखते हैं। क्योंकि तेज हवा में नमी की मात्रा कम होती है, इसीलिए तेज हवा में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। समझ में आ जाएगा? तेज हवा में नमी की मात्रा क्या रहती है? तेज हवा में नमी की मात्रा क्या रहती है? अरे सब लोग बोलो। पानी से जलिए, भाप से जलिए, किसमें ज्यादा आदमी जलन महसूस करेगा? पानी आपको गरम गरम फेंका जाए, अब भाप से जल जाए। रोटी उटी से कभी हाथ चला है? गरम गरम रोटी, फूला हुआ रोटी से हाथ जला है? तुरंत फोड़ा हो जाएगा। और अरे उतना नहीं, मतलब बहुत बार जरा है तो हेनिया फोड़ा नहीं होता है, सेंसिटिव। अगर ये देखो, ई सेंसिटिव होता है ऊपर में, हेनिया थोड़ा नहीं, तो ऐसा ही हार्ड है ना। समझ में आया? ई हुआ तलवा हुआ नीचे का, वो सब इतना, ये इतना चलता है ना ये सब, कि इसका देखोगे तो ये ज्यादा हार्ड रहता है, ये ज्यादा कम है। ऐसे ऐसे पकड़ोगे तो ये देखो इतने ही पतला है, ये इसको पकड़ो, पकड़ो मुंह नहीं करेगा जल्दी। हाँ ठीक है, पकड़ाएगा तो इतना मोटा ना है, देख लो, आई एकदम इतनी सी है। तो ये सेंसिटिव ज्यादा रहता है, इसको जलाना ना चले जाके ऐसे ऐसे, तब बुझाएगा। अच्छा भात तो बनता होगा ना, चाहे कुकर का सीटी लगता होगा ना, सीटिया में हाथ हवा करना इसे, तब समझ में आएगा किससे ज्यादा जलता है। उतना ही देखो, दोनों का अगर तापमान बराबर कर दिया जाए, जितना जलन उसमें होगा, ज्यादा जलने का स्थिति भाप से होता है। और भाप से क्यों होता है? क्योंकि भाप गैस के रूप में है, अब पानी, गर्म पानी द्रव के रूप में है, अब भाप गैस के रूप में है। गैस में तभी बनता है जब तापमान उसमें ज्यादा हो, गैस तभी बनता है जब उसमें तापमान ज्यादा हो। द्रव में तापमान कम ही ना रहेगा, गैस से तापमान ज्यादा रहेगा, तभी तो गैस में बदल गया वो। तो भाप से में जो होता है ना, वो तापमान बहुत ज्यादा होता है, और उबलते हुए जल में इसके अपेक्षा तापमान क्या रहता है? कम रहता है। तो किससे ज्यादा जलेगा? भाप से ना, भाप से ज्यादा जलता है। देखिए होता क्या है, भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त उष्मा के रूप में अधिक उष्मा होती है। भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त उष्मा के रूप में अधिक उष्मा होती है। जब भाप त्वचा पर पड़ती है तो वह संघनित होकर के जल बनता है, और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त उष्मा के बराबर अधिक उष्मा त्याग करती है, अतः भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। जैसे ही भाप पड़ता है शरीर पे, तुरंत ही उष्मा त्याग करता है, उष्मा त्याग करके क्या बन जाता है? वो पानी बनता है। पानी बन, उस क्रिया में वो ज्यादा उष्मा का त्याग करता है। ज्यादा उष्मा का त्याग जब करेगा तो जलेगा ज्यादा।
तो चलिए बताइए, भाप में ज्यादा जलन होगा कि गर्म जल में? भाप में। भाप में ज्यादा होगा, क्योंकि भाप में ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। भाप में ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा रहती है। और जल में ऊष्मा की मात्रा क्या रहती है? कम। अब जल में ऊष्मा की मात्रा अगर कम है तो जलन भी कम होगा, जलन भी कम होगा। बोलो, भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है जब भाप त्वचा पर पड़ती है, तो वह संघनित होकर जल बनता है, और उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप अपनी गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊष्मा त्याग करती है। अतः भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। क्यों जलता है ज्यादा? क्योंकि भाप में ऊष्मा ज्यादा रहता है। ऊष्मा ज्यादा रहता है, ऊष्मा ज्यादा रहने के कारण जैसे ही त्वचा पर पड़ता है संघनित होकर के जल बनता है। उस क्रिया में ज्यादा ऊष्मा का त्याग करता है, और ऊष्मा ज्यादा त्याग करेगा तो इसलिए जलन भी ज्यादा होता रह जाएगा। समझ में? चलो बताओ, भाप से ज्यादा जलेगा आदमी कि उबलते हुए जल से? आप अगर नंबर लाते हैं ना, तो आप केवल अपने घर का नहीं, अपने अगल बगल, अपने मोहल्ला, अपने गांव, सबका नाम क्या कर देते हैं? ऊंचा कर देते हैं। सबका नाम ऊंचा कर देते हैं। तो ये नहीं सोचना है। अब पढ़ने के जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं बाकियों में, तो मेहनत थोड़ा सा करना होगा। अगला, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? प्रश्न समझो। इत्र की गंध, इत्र समझ में आता है? सेंट। सेंट बड़ा दूर से महकने लगता है, ऐसा क्यों होता है बताओ? इत्र किस अवस्था में रहता है? गैस। किस अवस्था में रहता है? गैस। और गैस जो होता है बहुत तेजी से क्या होता है? फैलता है। गैस का विसरण जो है बहुत तेजी से होता है हवा में। गैस तेजी से फैलेगा तो जल्दी पहुंचबो तो करेगा। अब पानी सोचो, यहाँ पे पानी अगर गिराया जाए तो वहां पहुंचने में उसको हो सकता है दिन भर भी लग जाए। लेकिन एक एलपीजी सिलेंडर है ना, उसको खोलिए कहीं भी घर में, वो हर घर में महकने लगेगा। होता है ना ऐसा? एक चूहा मर जाए, सड़ जाए जब, तो देखे होंगे ना पूरा घर में वो क्या देने लगता है? गंध देने लगता है। तो इत्र जो होता है वो किस अवस्था में रहता है? गैस की अवस्था में। गैसों का विस्तरण जो है बहुत तेजी से होता है। जब गैस का विस्तरण तेजी से होगा तो जल्दी से हमारे पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो इसीलिए दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी इत्र का गंध क्या कर जाता है? पहुंच जाता है। तो इत्र सामान्य ताप पर भी स्वतः वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसके कण स्वतः हवा के साथ मिलकर चारों ओर हवा में क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं। अर्थात इत्र के कणों का हवा में विसरण बहुत तेजी से होता है। अतः बहुत दूर बैठे होने के बावजूद हम इत्र की गंध क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा क्या होता है? क्योंकि इत्र गैसीय अवस्था में है। गैस बहुत तेजी से क्या करता है? फैलता है। हवा में बहुत तेजी से क्या कर जाता है? ये घुल मिल जाता है, फैल जाता है, चारों तरफ छितरा जाता है। इसके कारण हम दूर भी रहेंगे तो गैस हमारा क्या है? गैस जो होता है क्या हो जाता है? इत्र का जो गंध है वो क्या होने प्राप्त होने लगता है। बोलो, इत्र सामान्य ताप पर भी स्वतः ताप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसके कण हवा के साथ मिलकर हवा में चारों ओर फैल जाते हैं। अर्थात इत्र के कणों का हवा में विसरण बहुत तेजी से होता है। अतः बहुत दूर बैठे होने के बावजूद हम इत्र की गंध प्राप्त कर लेते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। पुष्टि हेतु दो कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। मतलब क्या है? अच्छा, ये देख रहे हो कि पानी भर गया घरवा में। जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। आप बताइए कि जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है? कमरे के ताप मतलब समझ में आ रहा है ना? सामान्य ताप को कहा जाता है कि इसको बदला नहीं जा सकता, जो है वो है। तो ये जल जो होता है द्रव क्यों है? लोहे की अलमारी ठोस क्यों कहलाता है? नहीं समझ में आया? आपके पास जो पेन है वो पेन ठोस क्यों है? ये कारण देना है। तो जिसमें बहने का गुण हो उसे द्रव कहा जाता है। जिसमें बहने का गुण हो, आकार और आयतन अनिश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। तो अगर कमरे में जल जो है उसमें बहने का गुण होता है, इसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, जिसके कारण कमरे के ताप पर भी जल को क्या कहा जाता है? द्रव। अलमारी जो होता है वह ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि यह बहता नहीं है, इसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये क्या है? आपका ठोस है। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जब जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसकी पुष्टि हेतु दो कारण निम्नलिखित हैं। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि आकार अनिश्चित। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का क्या करता है? ये आकार पकड़ लेता है। अरे कोई पूछेगा कि पानी को द्रव क्यों कहा जाएगा, तो उसका क्या बताइएगा उत्तर कि देखिए भैया, पानी जो है इसको जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार पकड़ लेगा। इसका ना आकार निश्चित है, आयतन केवल निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा चीज इसको रखिएगा और थोड़ा सा भी इसे गिरेगा तो बह के इधर उधर चला जाएगा। इसमें कौची होता है? बहने का गुण होता है। लेकिन अलमारी कोई पूछेगा कि ठोस क्यों है, तो सबसे पहले तो आप अलमारी जितना बड़ा खरीद के लाइएगा उतने बड़ा रह जाएगा, वो न छोटा होगा न बड़ा होगा। यानी कि आकार और आयतन क्या होगा? बिल्कुल ही निश्चित होगा। और अलमारी में बहने का गुण, ऐसा नहीं ना होता है कि अलमारी हैजा रखे थे पता चला कि हुजा चला गया। होता है टीवी ओबी में, वो भी भूत वाले फिल्म में, वही लोग घसकाते हंसकाते हैं, होता है ना? पता नहीं उन लोग एकदम अजब है ना, दरवाजा खुलने लगता है अपने आप से, कुछ पंखाओं का हिलने लगता है। ऐसा असली में होता नहीं है। चलो छोड़ो। जल बहने का जल द्रव क्यों है बताओ? क्योंकि जल का जो आकार है वो निश्चित, और जल क्या कर जाता है? बह जाता है। और अलमारी आकार जो होता है बिल्कुल क्या होता है? निश्चित, और इसमें बहने का गुण नहीं होता है। आ जाएगा समझ में? अरे बोलो बोलो। जल कमरे के ताप पर द्रव है, इसकी पुष्टि हेतु दो कारण निम्नलिखित है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार पकड़ लेता है। जल में बहने का गुण होता है। वही अगर अलमारी को देखा जाएगा तो इसका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, इसका आकार एवं आयतन। और अलमारी में बहने का गुण, तो अगर बहने का गुण नहीं है, आकार और आयतन निश्चित है, तो ये ठोस में जाएगा ना, क्योंकि ठोस का गुण प्रदर्शित करता है। अगला, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि अगर इनको किसके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, किसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होगा। आपको पता होना चाहिए कि ठोस का जो आकर्षण बल है बहुत ज्यादा होता है, उससे कम किसका रहता है? द्रव का। और सबसे कम किसका रहता है? गैस का। सबसे कम किसका रहता है? गैस का।
ठोस का सबसे ज्यादा, इसके बाद द्रव का उससे कम, और गैस का सबसे कम। बताइए, जल में, चीनी में, ऑक्सीजन में ठोस कौन है? चीनी ठोस है ना। और द्रव कौन है? पानी। और गैस कौन है? ये गैस है, ये ठोस है यानी कि सॉलिड है, और ये क्या है? लिक्विड है यानी कि जल, पानी है, द्रव है। तो अब बताइए, इसको बढ़ाइएगा तो बढ़ते हुए आकर्षण, बढ़ते हुए आकर्षण यानी कि सबसे कम किसका है? ऑक्सीजन का। तो इसको कैसे कैसे सजाना पड़ेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा आकर्षण बल किसका होगा? जल का ना, जल का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? चीनी का। हो गया उत्तर इसका। आया समझ में? बढ़ते हुए आकर्षण बल में बोला था ना सजाने के लिए। चलिए, हाँ देख लीजिए, हम जानते हैं कि आकर्षण बल अर्थात अंतराण्विक बल ठोस में सबसे अधिक, द्रव में सबसे कम, द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन से ज्यादा आकर्षण बल होगा जल में, और जल से ज्यादा आकर्षण बल होगा। याद हो गया? पता चल गया ना कैसे बनाइए? चलो एक और देते हैं, आप लोग बताओ तो। जैसे यहां पे ले लिए जाए पानी, ईंट, पानी, ईंट और CO2। चलो बताओ, इसको बढ़ते हुए आकर्षण बल में सजाना है तो सबसे पहले किसको सजाना पड़ेगा? CO2 को ना। किसको? इसके बाद पानी, और इसके बाद ईंट को। इसके बाद चलो एक और देखते हैं। जैसे आप पानी, इसके बाद सीरा, सीरा समझ में आता है? चीनी का सीरा ना। इसके बाद रसगुल्ला, इसके बाद इत्र। इसको सजाना है बढ़ते हुए, घटते हुए, घटते हुए आकर्षण बल के आधार पर, घटते हुए आकर्षण बल। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा? रसगुल्ला। इसके बाद किसका होगा? सीरा। क्यों? क्योंकि सीरा पानी से थोड़ा सा क्या होता है? गाढ़ा होता है। घना तो क्या होता है उसका? गाढ़ा होता है। तो सीरा हो जाएगा ना। और सीरा के बाद क्या आएगा? पानी। अब पानी के बाद क्या आएगा? इत्र को लास्ट में आप लोग क्यों रख दिए? इत्र गैस के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? आ जाएगा समझ में? और बुझा गया ना? वर्षा में जाड़े की अपेक्षा ताप अधिक रहता है, फिर भी भीगे कपड़े जाड़े में ही सूखते हैं। क्यों? गर्मी के दिन में जब बारिश होता है ना, बारिश, तो देखे होंगे बारिश में भी पसीना चूता है। ठंड में लेकिन पसीना चूता नहीं है। पसीना नहीं होता है ठंड में। ठंड में क्या होता है? पसीना नहीं होता है। इधर आओ जी, प्रतिमा नाम है, इधर आओ। घरे छोटो टोपी नहीं है, जाओ पहन के आओ, वापस आओ। सही आई है। हम छोटो टोपी पहनने के लिए भगाइबो करते हैं। वर्षा में जाड़े की अपेक्षा तापमान क्या रहता है? अधिक रहता है, फिर भी कपड़े जाड़े में ही सूखते हैं। क्यों? प्रश्न समझ में आ गया क्या कह रहा है? कि वर्षा ऋतु में तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन ठंड में भी कपड़ा पसारेंगे तो जल्दी सूखता है। वर्षा में ऋतु में जल्दी नहीं सूखता है। क्यों नहीं रहता? देखो, ठंड के दिन में नमी की मात्रा, मेन काम है नमी का। वर्षा ऋतु में नमी, अब वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी ही बरस रहा है। चारों तरफ क्या बरस रहा है? पानी ही बरस रहा है। तो वर्षा ऋतु में जब चारों तरफ पानी ही बरस रहा है तो नमी की मात्रा ज्यादा होगा ना। हर तरफ गीला 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 होगा। ठंड में पानी नहीं बरसता है, मौसम तो शुष्क रहता है। अब गर्मी जैसा शुष्क तो नहीं रहता है, लेकिन ठंडा रहता है, सूखा रहता है। तो वर्षा ऋतु में नमी की मात्रा क्या रहती है? अधिक रहती है, कम रहती, अधिक रहती है। और ठंड के दिन में नमी की मात्रा कम रहती है।
और नमी की मात्रा कम जितना रहेगा, नमी की मात्रा जितना कम रहेगा उतना ही जल्दी कपड़ा क्या करेगा, सूखेगा। तो इसीलिए वर्षा ऋतु में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, ठंड के दिन में कपड़ा क्या करता रहता है, जल्दी सूख जाता है। देखो वर्षा में जाड़े की अपेक्षा ताप तो अधिक रहता है, फिर भी भींगे कपड़े जाड़े में ही सूखते हैं, क्योंकि जाड़े में वायुमंडल शुष्क रहता है, यानी कि नमी की मात्रा क्या रहती है, कम ही रहती है। वर्षा में वायुमंडल आर्द्र रहता है, आर्द्र का मतलब चारों तरफ गीला गीला जैसा लगेगा आपको, अर्थात जाड़े में जल वाष्प की मात्रा अधिक रहती है। जाड़े में वायु में आर्द्रता के कारण वाष्पन की दर कम हो जाती है, अतः बरसात में ताप अधिक रहने पर भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, और जाड़े में आर्द्रता कम रहने के कारण कपड़े क्या कर जाते हैं, शीघ्र ही सूख जाते हैं। चलो खड़े हो जाओ, बताओ क्या ऐसा होता है, हम तो थोड़ा मोड़ा समझाते भी किए। हाँ, जाड़ा के दिन में नमी ज्यादा रहता है। नमी का मतलब क्या होता है, गीला गीला सा लगे, गीला गीला सा लगे, नमी तो समझे भी किए हैं, सूखा ब्रेड और भींगा हुआ ब्रेड। तो नमी की मात्रा कम रहती है किस दिन में, जाड़ा के दिन में कि गर्मी के दिन में, बरसात के दिन में। जाड़ के दिन में नमी की मात्रा कम रहती है और बरसात के दिन में ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहता है तो इसी कारण से कपड़ा जितना नमी कम रहेगा उतना ही जल्दी क्या करेगा, सूखेगा। तो वर्षा ऋतु में तापमान तो रहता है, नमी ज्यादा रहता है, और वर्षा ठंडा के दिन में तापमान कम रहता है लेकिन नमी भी कम रहता है। इस कारण से कपड़े जल्दी क्या करते हैं, वर्षा की अपेक्षा ठंड में जल्दी कपड़ा सूखता है, वर्षा की अपेक्षा ऋतु की अपेक्षा ठंड में जल्दी कपड़ा सूखता है। नहीं समझ में आया, अब सोचो अपने से। वर्षा ऋतु में कपड़ा सूखता किससे है, वाष्पीकरण से। वाष्पीकरण क्यों होता है, क्योंकि चारों तरफ पानी चाहिए, पानी उड़ता है। अब वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी बरस रहा है, वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी ही बरस रहा है, तो आपका कपड़ा का पानी का अलग से खींचेगा, बुझा गया ना। बोलो, वर्षा में जाड़े की अपेक्षा ताप अधिक रहता है, फिर भी भींगे कपड़े जाड़े में ही सूखते हैं, जो शीघ्र सूखते हैं, क्योंकि जाड़े में वायुमंडल शुष्क रहता है और वर्षा में वायुमंडल नम आर्द्र रहता है। वायु में आर्द्रता के कारण वाष्पन की दर कम हो जाती है, अर्थात बरसात में ताप अधिक रहने के बाद भी कपड़े शीघ्र नहीं सूखते हैं, जबकि जाड़े में आर्द्रता कम रहने के कारण कपड़े शीघ्र सूखते हैं। इसका मेन रीजन समझ में आ गया ना, क्यों उसको जल्दी सूखता है, क्योंकि जाड़ा में नमी कम रहता है, वर्षा में नमी ज्यादा रहता है। नमी ज्यादा रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं, या कपड़ा जल्दी सूखेगा कब, जब बरसात का ये नमी कम रहेगा तब। नेक्स्ट प्रश्न, गर्मी के दिन में कुत्ता अपनी जीभ को बार बार बाहर निकाल के हाँफता है, क्यों, बताओ। देखें ऐसा, गर्मी के दिन में कुत्ता जो होता है ना, वो जीभ ऐसा निकाल लेगा पूरा। अब हम जीभ नहीं निकालेंगे, आप लोग अपने देख सकते हैं, कुत्ता देखे होंगे, जीभ निकाल के खूब हाँफता है। ऐसा क्यों करता है ये, ठंडा के दिन में सांस नहीं लेता है। हाँ, क्या है, उसको मार रही है जी, दोनों में से बड़ा कौन है, तुमको तो पीट के रखती होगी घरे। छोटकी लड़कियां सब बदमाशी होती है, मतलब पीटने वाली होती है। तू जी, वो पीटती है तुमको, भरोसे नहीं हो रहा है।
मुका का नहीं दिखाती है ऐसे खाली ऐसे खड़े करो ना ना तो भाग जाएगी डरा के। वो बता रहे थे ना वो लड़किया को, उसका भाई अगले दिन आया, बोले कि ओ घर में तुमको वो पीटती है कि नहीं पीटती है? बोले कि सर मत पूछिए, हमारा दुख मत पूछिए। अरे हम सही बोला, वो मतलब एकदम डरवा के रख दिए हमको। बोले वो देखने से ही लगा, हम देखे तो भी कहे कि बेचारा भैया पे पूरा अत्याचार हो रहा है रक्षाबंधन के दिन छोड़ करके, वही दिन खाली पूजा करती होगी बाकी दिन। हाँ गर्मी के दिन ऐसा नहीं है, बेचारा बेचारी दुलार में इसीलिए पीट देती है, उसको लग रहा है कि भैया डराता है, डराता नहीं है, एक दिन कूटेगा तो ठीक हो जाएगी वो। अच्छा तुमको डांट देता होगा वो? बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है तब तो पीटवे करेगा, उसको तो खुशी है कुल गुस्सा निकालता होगा। बड़ा का है छोटे को पीटता है, बुझा रहा ना? वो तो बड़ा है तो तुम्हारा चल बन जाएगा, ज्यादा बड़ भाई है, छोटे को पीटता है। छोट को भैया रहेगा तो पीटवे करेगा वो, पता नहीं क्या समझता है। चलो जी देखो, गर्मी के दिन में कुकुर जो होता है, कुत्ता जो होता है, जीभ निकाल के क्यों हाँफता है बताओ? देखो गर्मी के दिन में आदमी ऐसे करता, करता नहीं ऐसे, आदमी भी ऐसे करते हैं। ऐसा होता क्या है, हल्का सा ठंडक महसूस होता है। अच्छा गर्मी के दिन में मलाई बर्फ आदमी काहे खाता है बताओ? पेट में जा रहा है लेकिन ठंडा महसूस होता है ना। होता क्या है, जीभ का जो, जीभ में हमेशा पानी रहता है, सबका जीभ पे क्या रहता है? पानी रहता है। और जैसे ही मुंह खोलता है तो उस पनिया क्या क्या होता है? वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? ताप, उष्मा। जीभ पे पानी का वाष्पीकरण होता है, उष्मा कहां से खींचेगा? जीभ से। कहां से खींचेगा? जीभ से। और जब जीभ से पानी उष्मा खींचेगा तो उसको जीभ ठंडा लगेगा ना, तो उसको हल्का सा ठंडक महसूस होता है, इसीलिए वो जीभ निकाल के हाँफता रहता। समझ में आ गया क्या हुआ? क्यों जीभ निकालता है पता चला? अरे बोलो। गर्मी के दिन में कुत्ता अपनी जीभ को बार बार बाहर निकाल के हाँफता है। इसका कारण यह है कि कुत्ते के जीभ पर उपस्थित जल वाष्पीकरण होने लगता है। जल का क्या होने लगेगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा की मात्रा कुत्ते के शरीर से प्राप्त होती है। जो गुप्त उष्मा चाहिए कहां से मिलता है? वो शरीर से। अतः उष्मा बाहर निकलने के कारण उसे ठंडक का अनुभव होता है और आराम मिलता। जैसे ही वो जीभ निकाल के हाँफता है उसे ठंडक महसूस होता है, और ठंडक महसूस होने के कारण आराम मिलता है, इसीलिए वो कुत्ता जो है जीभ निकाल के हमेशा हाँफता रहता। समझ में आ रहा है? बुझा गया कैसे होता है? क्यों जीभ निकालता है? क्योंकि जीभ निकालने पर जीभ पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा का, जल का मात्रा, जल का क्या होता है यहाँ पे? वाष्पीकरण होता है। ये कुत्ता है, ये जीभ निकाल के इसलिए हाँफता है क्योंकि इस पर जो पानी है इसका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण होता है, जीभीए से इसका उष्मा निकलता है। जीभीए से उष्मा निकलेगा तो इसको ठंडक महसूस होगा कि नहीं? तुमको ठंडक महसूस होगा, इसीलिए ये जीभ निकाल के हाँफता रहता। अरे बुझा गया? गर्मी के दिन में कुत्ता अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालकर हाँफता है। इसका कारण यह है कि कुत्ते के जीभ पर उपस्थित जल का वाष्पीकरण होने लगता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा की मात्रा कुत्ते के शरीर से प्राप्त होती है, और तो उष्मा बाहर निकलने के कारण उसे ठंडक का अनुभव होता है। समझ में आ जाएगा? अगला,
अधिक बुखार में रोगी के ललाट पर सूती कपड़ा या भींगी पट्टी रखा जाता है। क्यों होता है ना ऐसा? बुखार वुखार आता है तो पट्टी उट्टी लगा के ऐसे फिर रखा जाता है, फिर हटाया जाता है, होता है ना? क्यों होता है अब बताओ? जब अधिक बुखार लगेगा तो ये होता है क्रिया। अब आज बताओ, पता चलेगा कि काहे ऐसा किया जाता है। हाँ बताओ बताओ। बुखार में शरीर क्या हो जाता है? बुखार में शरीर क्या हो जाता है? और शरीर के गर्मी को ही हटाना क्या कहलाता है? बुखार को खत्म करना। गर्मी हटेगा कैसे? कुछ ना कोई उपाय करना पड़ेगा, या तो टैबलेट खा लेंगे शायद बुखार छोड़ दे, नहीं तो अब आता है देसी नुस्खा, देहाती नुस्खा। पट्टी रखेंगे, जैसे ही ललाट पे पट्टी रखे, मेन चीज होता है कभी भी बुखार नापने जाता है तो सिर में देखता है ना कि गर्म है कि क्या है, नहीं तो हाथ तो देखता है, और नहीं तो थर्मामीटर से वो देखता है कि शरीर में टेम्परेचर कितना है। तो जैसे ही पट्टी रखा गया ठंडा ठंडा गीला कपड़ा, तो वो उसमें का पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण। पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण के लिए उष्मा कहां से खींचेगा? कपार पे रखेंगे तो ललाटे से ना खींचेगा, और जब ललाट से उष्मा खींचेगा तो बुखार में ना खींचेगा, वो अब है, यानी कि बुखार धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इसी कारण से रखा जाता है। समझ में आ गया? अरे बुझाया? इससे थोड़ा सा आराम मिलता है रोगी को, नहीं बुझाया अभी? कपार पे बुखार में सिर गर्म हो जाता है, सिर गर्म होने के कारण उस पर अगर पट्टी रखेंगे, ठंडा पट्टी, गीला पट्टी, कपड़ा, सूती कपड़ा रखा जाता है, टेरिकॉटर मत रखना, कुल चू जाएगा जहां सोएगा आदमी। तो गीला कपड़ा रखा जाता है, गीले कपड़े में पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? फिर वही वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए? और उष्मा का त्याग कहां से होगा? शरीर से, यानी कि ललाट से। ललाट उष्मा का त्याग करेगा, यानी कि बुखार धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हो गया? आया समझ में? अधिक बुखार में रोगी के ललाट पर सूती कपड़े की भींगी पट्टी को रखने के बाद पट्टी में उपस्थित द्रव का क्या होने लगता है? अवाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा रोगी के ललाट से ग्रहण की जाती है। ललाट से उष्मा निकलने के कारण रोगी को आराम मिलने लगता। ये मान लीजिए, ये देखिए, ये लड़किया को बुखार लगा है, तो एक कपार पे देखिए इसकी मम्मी कितनी अच्छी है, रख दी है ना, तो एक ललाट से कुछ हो रहा है, उष्मा निकल रहा है, और उष्मा निकल करके इसका ललाट से उष्मा निकलेगा, यानी कि बुखार क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। बुखार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलो। अधिक बुखार में रोगी के ललाट पर सूती कपड़े की भींगी पट्टी को रखने के बाद पट्टी में उपस्थित द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है। उस वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा रोगी के ललाट से ही ली जाती है। ललाट से उष्मा निकलने के कारण रोगी को आराम मिलने लगता है। बुझा गया? नेक्स्ट। जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर के फांकों में बर्फ जमी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्या होता है यहां पे बताओ? जब गाड़ी वाड़ी चलेगा ना बर्फीले रास्ता से, तो उसके टायरवा में बर्फ जम जाता है। क्या है बोलो? उसमें प्रवेश कर जाता है? नहीं, प्रवेश नहीं करता है। होता क्या है देखो, हैं? गाड़ी जब चलता रहता है तो टायर पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण आपको पता है ना कि अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। अवस्था में, द्रव में अगर दबाव पड़ेगा ना तो पिघल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बर्फीले रास्ते से हटता है, चाहे खड़ा रहेगा अब, तो अब उसका दबाव क्या हो जाएगा? खड़ा गाड़ी में, जहां गाड़ी खड़ा नहीं है, नीचे का टायर का छोड़ करके
बाकी जो टायर का ऊपर वाला भाग है उसका दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका दबाव कम हो जाएगा तो इसीलिए उसमें पानिया जो होता है ना वो जम जाता है। समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ में आया अभी? देखो जैसे चल रहा है, जब तक गाड़ी चलता रहता है तो हर जगह दबाव पड़ता रहता है, हर जगह दबाव क्या करता रहता है, पड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी को खड़ा कर दिया गया तो इसके टायर में देखे होंगे गोटी होता है ना, अंदर अंदर कुछ कुछ फाक होता है, उस फकवा में जो पानी है उसका दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। खड़ा कर दिया गया तो हेजा का तो दबाव पड़ेगा, लेकिन बाकी है सब तो खाली ना हो जाएगा। अब प्रेशर हट जाएगा इसका, अब प्रेशर हट जाएगा तो वहां का जो पानी है वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, जमने लगता है। क्या करने लगता है, जमने लगता है। वो है जमने के कारण ये क्या दिखाई देने लगता है, बर्फ दिखाई देने लगता है। चलेगा तो नहीं दिखाई देगा, चलेगा तो वो सब फूट जाएगा, टूट जाएगा, बह जाएगा। लेकिन जैसे ही खड़ा कीजिएगा तब जाकर के जमना शुरू होता है। तो यही होता है, देखिए क्या कि जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर के फाकों में क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। क्यों? क्योंकि जब मोटर गाड़ी बर्फीले रास्ते से गुजरती है तो गाड़ी के टायर में फाकों में बर्फ जमी दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि गाड़ी के भार से टायर के नीचे का बर्फ पर दाब पड़ता है, जिसके कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है, जल टायर के फाकों में प्रवेश कर जाता है। जब टायर ऊपर पहुंचता है तो दाब समाप्त हो जाता है, जिसके कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है और टायर के फाकों में उपस्थित जल का पुनः हिरमियायन यानी कि पुनः वो जम जाता है। इसी क्रिया द्वारा पुनः क्या कर जाता है, वो जम जाता है। होता क्या है कि जब जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो बर्फ पिघल जाता है, अब प्रेशर हटता है तो दोबारा उसमें का पानी जो है वो क्या कर जाता है, जम जाता है। आ जाएगा समझ में? एक प्रश्न ऐसा ही बताइए आप लोग कि गर्मी के दिन में हम लोग घर के आगे या छत पर पानी डालते हैं, क्यों? क्यों? ठंडा होने के लिए। लेकिन क्यों? पानी का वाष्पीकरण होगा। जैसे ही छत पर पानी डालेंगे पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, ताप, उष्मा। छत में पानी डालेंगे तो उष्मा कहां से खींचेगा, छत पर क्या हो जाएगा, बुझा गया? घर के आगे देखे होंगे गर्मी में, अब तो और आराम हो गया, मोटर के पानी लेके ये मारता रहता है आदमी। चाहे देखे होंगे घर में वो घरवा धो देता है सब कोई, बार बार घरवा धोने से ठंडा हो जाता है हल्का सा। क्या होता है ऐसा? क्योंकि धोइएगा तो पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, उष्मा के लिए उष्मा कहां से खींचेगा, वहीं से। नहाता हुआता है ना आदमी तो ठंडा लगता है उसको, गर्मी के दिन में थोड़ा आराम मिलता है नहाने में। क्यों आराम मिलता है? क्योंकि शरीर पर के पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण के लिए क्या चाहिए, उष्मा कहां से खींचेगा। हो गया। सब सवाल का जवाब एक है, वाष्पीकरण। हथेली पर बर्फ रखिएगा, ठंडा महसूस होता है ना। ठीक है, इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया।